नमस्ते। माधवी न्यूज डे में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब वीडियो में हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगेय द्वारा रचित रचना बहता पानी निर्मला का पाठ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं मूल पाठ। बहता पानी निर्मला। मुझे बचपन से नक्शे देखने का शौक था। आप समझे कि कुछ भूगोल की तरफ प्रवृत्ति होगी? नहीं, सो बात नहीं। असल बात यह है कि नक्शों के सहारे दूर दुनिया की सैर का मजा लिया जा सकता है। यूं तो वास्तविक जीवन में भी काफी घुमा भटका हूँ, पर उससे कभी तृप्ति नहीं हुई। हमेशा मन में यही रहा कि कहीं और चले, कोई और नई जगह देखें, और इस लालसा ने अभी भी पीछा नहीं छोड़ा है। नक्शों से यह फायदा होता है कि मन के घोड़े पर सवार होकर कहीं चले जाइए, कोई रोक नहीं, अड़चन नहीं, और जब चाहें लौट आइए या न भी लौटिए, कोई पूछने वाला नहीं कि हजरत कहाँ रम रहे। यूं तो नक्शों में तरह तरह के रंगों से कुछ मदद मिलती है यह तय करने में कि कहाँ जाए। जिसे हरी भरी जगह देखनी हो, वह नक्शों की हरी भरी जगहों में घूमे। जिसे पहाड़ी प्रदेश देखने हो, वह भूरे या पीले प्रदेशों में जाए, और जिसे एकदम अछूते अपरिचित प्रदेश में जाने का जोखिम पसंद हो, वह बिल्कुल सफेद हिस्सों की ओर चल निकले। अनादिकालीन बर्फीले मरु प्रदेशों में, जंगलों में, समुद्र द्वीपों में। नक्शे में कहीं लिखा रहता है कि इस प्रदेश का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। हिमालय के अनेक भाग ऐसे हैं या कि अगम्य जंगल, असमिया सीमा प्रदेश में ऐसे स्थल हैं। जरा कल्पना कीजिए ऐसी जगहों में जा निकलने का आनंद। लेकिन इससे अधिक सहायता मिलती है जगहों के नामों से। बचपन में एक नाम पढ़ा था, अमरकंटक। यह नाम ही इतना पसंद आया कि मैं चुपके से एक कंबल और 2-4 कपड़ों का बंडल बना लिया कि अभी चल दूंगा वहां जाना नहीं हुआ, अभी तक भी अमरकंटक नहीं देखा है, और इस प्रकार उसका कांटा अभी तक सालता ही है। पर नक्शे की यात्रा तो कई बार की है, और अमरकंटक के बारे में उतना सब जानता हूँ जो वहां जाकर जान पाता। ऐसा ही एक और नाम था, तरंगबाड़ी। यूं नक्शे में उसका रूप विकृत होकर तरंगोबार हो गया है। तरंगों वाली बस्ती। सागर के किनारों के गांव का यह नाम सुनकर क्या आपके मन में तरंग नहीं उठती कि जाकर देखें? कई नाम ऐसे भी होते हैं जिनका अर्थ समझ में नहीं आता, पर ध्वनि ही मोह लेती है। जैसे तिरुकुरंगुड़ी। नाम सुनकर लगता है मानो हिरणों का समूह चौकड़ी भरता जा रहा हो। कुछ नाम ऐसे भी होते हैं कि अर्थ जानने पर ही उनका जादू चलता है। जैसे लुहित। ऊपरी ब्रह्मपुत्र के इस नाम को संस्कृत करके लोहित बना लिया गया है, जिससे अनुमान होता है कि वह लाल या ताम्र वर्ण की होगी, पर वास्तव में लोहित का अर्थ है तारों की राजकन्या या ऐसा ही कुछ। ब्रह्मपुत्र का सौंदर्य जिन्होंने नहीं देखा उनकी तो बात ही क्या, जिन्होंने देखा भी है वे भी क्या इस नाम को जानकर तारों की राजकन्या के तरुण लावण्यमय रूप देखने को ललक न उठेंगे। होनहार बिरवान के होत चिकने पात। मैं कुछ होनहार बिरवान तो नहीं था, पर नक्शों के
बगदादी कालीन पर बैठकर हवाई यात्रा करने की इस आदत से यह तो पता लगा ही सकता था कि आगे चलकर भी कहीं टिककर नहीं बैठूंगा। बात भी ऐसी है, लगातार कुछ दिन भी एक जगह रहता हूँ तो कुछ अपनी इच्छा से नहीं, लाचारी से, और उस लाचारी में बहुत से नक्शे जुटाकर फिर अपने लिए कोई हीला निकाल ही लेता हूँ। और आप सच मानिए, जीने की कला सबसे पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कला है। कम से कम आधुनिक काल में, जब मानव जाति का इतना बड़ा अंश या तो प्रवासी है या शरणार्थी, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक पैसे से दूसरे में, एक घर से दूसरे घर इत्यादि। यात्रा करने के कई तरीके हैं। एक तो यह कि आप सोच विचार कर निश्चय कर लें कि कहाँ जाना है, कब जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, कितना खर्च होगा, फिर उसी के अनुसार छुट्टी लीजिए, टिकट कटाइए, सीट या बर्थ कराइए, होटल डाक बंगले को सूचना देकर सुरक्षित कराइए या भावी अतिथियों को खबर कीजिए और तब चल पड़िए। बल्कि तरीका तो यही एक है, क्योंकि वह व्यवस्थित तरीका है और इसमें मजा बिल्कुल नहीं है यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे यात्रा करते हैं और बड़े उत्साह से भरे वापस आते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप इरादा तो कीजिए कहीं जाने का, छुट्टी भी लीजिए, इरादा और पूरी योजना भी चाहे घोषित कर दीजिए, पर इन मौके पर चल दीजिए कहीं और को। जैसे घोषित कर दीजिए कि आप बड़े दिनों की छुट्टियों में बंबई जा रहे हैं, लोगों को ईर्ष्या से कहने दीजिए कि अमुक बंबई का योजना, बंबई का सीजन देखने जा रहा है, मगर चुपके से पैक कर लीजिए जबरदस्त गर्म कपड़े और जा निकलिए बर्फ से ढके श्रीनगर में। लेकिन अपनी भी कुछ बातें कहूं, मैं दूसरे तरीके का कायल हूँ, यह तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन जब निकलता ही हूँ तब एक तीसरा तरीका भी अख्तियार करता हूँ। जैसे कहा तो सबसे यह कि बंबई जा रहे हैं, मगर जब स्टेशन गए तो यह तय करके कि नैनीताल जा रहे हैं और वहां से हिमालय के भीतरी प्रदेशों में, और इस तरह जा निकले शिलांग। शिव सागर से आगे सोनारी के पास डीखू नदी की बाढ़ में कैसे फंस गया था, इसका यही रहस्य है। अंग्रेजी में कहावत है कि एक कील की वजह से राज खो जाता है, वह यूं कि कील की वजह से नाल, नाल की वजह से घोड़ा, घोड़े के कारण लड़ाई और लड़ाई के कारण राज से हाथ धोना पड़ता है। हमारे पास छीनने को राज तो था नहीं, पर दांत मांजने के एक ब्रूस और मोटर की एक मामूली सी डिबरी के लिए हम कैसी मुसीबत में पड़े यह हम ही जानते हैं। सोनारी एक छोटा सा गांव, अहोम राजाओं की पुरानी राजधानी, शिव सागर से कोई 18 मील दूर, वहां भी नाम के आकर्षण से चला गया था। यूं असम में सोना या स्वर्ण बहुत से नामों में है, सुबनश्री, सोना भारती वगैरह, और असम भी सोनार असम होने का असम कहलाता है। बरसात के दिन थे, रास्ता खराब, एक दिन सवेरे घूमने निकला तो देखा कि नदी बढ़कर सड़क के बराबर आ गई है। मैं शिव सागर से 3-4 मील पर था, सोचा कि एक नया दांत ब्रश ले लूं, क्योंकि पुराना घिस गया चला था, और मोटर की भी एक डिबरी ठीक करवा कर ही लौटूं। उसकी चूड़ी घिस जाने से थोड़ा थोड़ा तेल
चूता रहता था। वैसे बहुत जरूरी काम नहीं था। खैर, इसमें कोई 2 घंटे लगे, खाना खाने में 1 घंटा, और 3 घंटे बाद वापस लौटने लगे तो देखा सड़क पर पानी फैल गया है। पानी गहरा नहीं होगा, यह सोचकर मैं मोटर बढ़ाता चला गया। आगे देखा, सब और पानी ही पानी है। सड़क का कहीं पता ही नहीं लगता। सिर्फ पेड़ों की कतार से अंदाजा लग सकता था। पर पानी बड़े जोर से एक तरफ से दूसरी तरफ बह रहा था, क्योंकि सड़क के एक तरफ नदी थी, दूसरी तरफ नीची सतह के धान के खेत जिनकी ओर बढ़ रहा था। पानी के धक्के से सड़क कई जगह टूट गई थी। मैं फिर भी बढ़ता गया, क्योंकि आखिर पीछे भी पानी ही था। पर थोड़ी देर बाद पानी कुछ गहरा हो गया और उसके धक्के से मोटर भी सड़क पर से हटकर किनारे की ओर जाने लगी। आगे कहीं कुछ दिखता नहीं था, क्योंकि सड़क की सतह शायद 2-3 मील आगे तक पहुंच बहुत नीची थी। सड़क के दोनों ओर जो पेड़ थे, उनमें कईयों पर सांप लटक रहे थे, क्योंकि बाढ़ से बचने के लिए वे पहले सड़क पर आते थे और फिर पेड़ों पर चढ़ जाते थे। मैंने लौटने का ही निश्चय किया, पर सड़क दिखती तो थी नहीं। अंदाज से ही मैं बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी चला रहा था। मोड़ने के लिए उसे उतारना पड़ेगा, और इधर उधर सड़क भी की नहीं, इसका क्या भरोसा। मैं और एक जगह देख भी चुका था कि आंखों के सामने कैसे समूचा ट्रक दलदल में धंसकर गायब हो जाता है। इसलिए मोटर को बिना घुमाए उल्टे गियर में ही कोई 2.5 मील तक लाया। यहाँ सड़क कुछ ऊंची थी, उस पर गाड़ी घुमाकर शिव सागर पहुंचा। शिव सागर से सोनारी को एक दूसरी सड़क भी जाती थी, चाय बागानों में से होकर। यह सड़क अच्छी थी, पर इसके बीच में एक नदी पड़ती थी, जिसे नाव से पार करना होता था। मैंने सोचा कि इसी रास्ते चले, क्योंकि सामान तो सब सोनारी में था। मैं डाक बंगले से कुछ घंटों के लिए ही तो निकला था। शिव सागर में एक तो मोटर की डिबरी कसवानी थी, और दूसरे दांत ब्रश और कुछ तेल साबुन लेना था। बस, वह भी लौटने की जल्दी के कारण नहीं लिया था। इस सड़क के नदी तक पहुंच गए, वह भी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि रास्ते में बड़ी फिसलन थी और गाड़ी बार बार अटक जाती थी। नदी में नाव पर गाड़ी लाद भी ली और पार भी चले गए। यहाँ भी नदी में बड़ी बाढ़ आई थी, और बहते हुए टूटे छप्पर बता रहे थे कि नदी किसी गांव को हिलती हुई आई है। एक भैंस भी बहती हुई आई, और पेड़ पौधों की तो गिनती क्या। उस पार नदी का कगारा ऊंचा था, मोटर के लिए उतारा बना हुआ था, लेकिन नाव से किनारे जो तख्ते डाले गए थे, वे ठीक नहीं लग रहे थे। मोटर जब तख्तों पर आई और नाव एक तरफ को झुकी, तो तख्ते फिसल गए, नाव दूर हट गई, मोटर नीचे गिरी, आधी पानी में आधी किनारे पर। मैं जोर से ब्रेक दबाए बैठा था, पर ऐसे अधिक देर तक तो नहीं चल सकता था। लेकिन मैं तो मोटर के साथ खुद भी बंधा बैठा था, उतरकर समझा नहीं सकता था। खैर, आध घंटा उस स्वर्ग मसैनी पर बैठे बैठे असमिया, हिंदी और बंगला की खिचड़ी में लोगों को बताता रहा कि क्या करें, तब मोटर ऊपर चढ़ाई जा सकी। थोड़ा आगे ही ऊंची जगह गांव था। वहां मोटर रोककर
चाय की तलाश की। यहीं सोनारी से आए 2 साइकिल सवारों से मालूम हुआ कि वे कंधे तक पानी में से निकल कर आए हैं, साइकिलें कंधों पर उठाकर, और मोटर तो कदापि नहीं जा सकती। इस तरह इधर भी निराशा थी। पानी अभी बढ़ रहा था। यह गांव ऊंची जगह था, पर यहाँ कैद हो जाना मैं नहीं चाहता था। इसीलिए फिर नाव पर मोटर चढ़ाकर उसी रास्ते नदी पार की। सबने मना किया, पर मेरे सिर पर भूत सवार था, और हर धर्मी का अपना अनूठा रस होता है। रात शिव सागर पहुंचे। एक सज्जन ने ठहरने को जगह दी। भोजन बिस्तर का प्रबंध भी हो गया, पर रात का ब्रोच तो उधार नहीं दिया जा सकता। सवेरे सवेरे चलकर 128 किलोमीटर दूर डिब्रूगढ़ पहुंचे। वहां ब्रूस लेकर मुंह हाथ धोकर सुस्त हुए। यहाँ एक कमीज और पेंट खरीदकर कपड़े बदले। रात के लिए एक कंबल खरीदा। मन ही मन अपने को कोसा कि नया दांत ब्रूस लेने के लिए सोनारी से निकले होते न यह मुसीबत होती, क्योंकि इसकी ऐसी तात्कालिक आवश्यकता तो थी नहीं, न मोटर की डिबरी का मामला ही इतना जरूरी था। लेकिन उपाय क्या था? इस तरह 12 दिन और काटने पड़े, क्योंकि सोनारी के सब रास्ते बंद थे। लौटकर देखा, सोनारी के डाक बंगले में पानी भर गया था। कपड़े सब सिलकर सड़ रहे हैं। किताबें तो गल ही गई थी। बचा था तो केवल स्नान घर में ऊंचे ताक पर रखा हुआ साबुन का डिब्बा और दांत का ब्रश। नक्शे में अब भी देखता हूँ। वास्तव में जितनी यात्रा स्थूल पैरों से करता हूँ, उससे ज्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। लोग कहते हैं कि मैंने अपने जीवन का कुछ नहीं बनाया, मगर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और किसी से ईर्ष्या नहीं करता। आप भी अगर इतने ही खुश हो तो ठीक, तो शायद आप पहले से मेरा नुस्खा जानते हैं। नहीं तो मेरी आपकी सलाह है, जनाब, अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और जरा चलते फिरते नजर आइए। यह आपका अपमान नहीं है, एक जीवन दर्शन का निचोड़ है। रमता राम इसीलिए कहते हैं कि जो रमता नहीं वह राम नहीं, टिकना तो मौत है। धन्यवाद। पूरा हुआ।